कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या सोशल व्हाट आर द सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. Social consequences means that what alteration in the structure of society was reflected by green revolution, both as a short term and as a long term measure. In the short term, green revolution gave prosperity to the middle farmers and to the rich farmers on the immediate basis. It also provided livelihood and employment, which further provided support to many groups and families and villages of North India. Social consequence of green revolution was that a large part of India became food sufficient, self-sufficient. Food security was achieved. Malnutrition was reduced. As a result of that, child mortality rate went on to bring down. नीचे आ गया. Women also got participation in agriculture. Many families started sending their children to school because of money. So social green revolution indirectly promoted girls' education also. On the other hand, certain caste groups, they were dominant in agriculture. They went on to have control over many phases of agriculture production. चाहे वो आड़ती बन गए, चाहे वो किसान जो थे वो बीज वाले बन गए, चाहे वो फिर फैक्ट्री के साथ जुड़ गए, चाहे फिर वो जो है सप्लाई में लग गए. तो नए ग्रुप को जगह देने की जगह बराबर के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप को बहुत मौका मिला. सोशल कॉन्सिक्वेंसेस में ये भी हुआ कि जो जाट, पेजेंट एंड डोमिनेंट कास्ट है उसको पॉलिटिक्स में आने का मौका मिला. उसके पास पैसा आया. पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के आने के बाद उनकी फैमिलीज ने गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करना शुरू किया. बहुजन समाज और भी तितर बितर हो गया. डेली वेजर बढ़ गए. इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया. सेम काइंड ऑफ क्रॉप्स उगाने की वजह से देयर इज a degradation in soil and also production got decreased. Multi-cropping or the multi-crop pattern was not promoted in a great way because it may lead to less incentive in the shorter run. That is why in order to have more incentive, more pressure was there on the soil and salinity of soil got increased by monocropping or by growing wheat and rice only, which also resulted into loss of water from the areas. That is why migration also took place. And there were certain kind of diseases also because of pollution of water and soil. उसकी वजह से बीमारियां फैली. ये भी उसका एक सोशल कॉन्सिक्वेंस था. हेल्थ और एजुकेशन पे इम्पैक्ट आया. पैसा आने की वजह से गांव जो है शहरों से जुड़ गए, सड़कें बन गई, बिजली आ गई. उससे भी गांव का विकास हुआ एज ए सोसाइटी. लेकिन किसानों का फ्री बिजली मांगना हमेशा वो जो है गांव को पीछे ले गया. जो पैसा एजुकेशन में और जो पैसा स्किल डेवलपमेंट में लगना चाहिए था वो पैसा सब्सिडी में लग गया. उससे भी सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं. जैसा ब्रिजबाला जी ने लिखा है, इंक्रीज्ड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स. तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ब्रिजबाला जी ने आपको मोटा मोटा बता दिया. और कोई डाउट है तो बोलो. बोलिए. Sir, ये TRISOM as measure for rural development. हाँ Sir, TRISOM as measure for rural development. ये और ट्राइसम का मतलब क्या है?
ट्राइसम जो है वो एक स्कीम थी जिसका मतलब था द ट्रेनिंग फॉर यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। 1979 में आई थी ये मैंने डिटेल दे दिया यहाँ पर। ट्राइसम स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेशनल स्कीम थी, 1979 में लॉन्च हुई थी। नीति आयोग भी ऐसी स्कीम्स को रीमॉडल और तरीके से करके चाहता है कि वो यूज की जाए। नीति आयोग के सीईओ चेंज हो रहे हैं ना, कौन है अब? पता ही नहीं आप लोगों को? कोई बात नहीं। तो ट्राइसम स्कीम जो है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में प्रमोट करती है रूरल यूथ को, सेल्फ और वेज एम्प्लॉयमेंट। ये है ट्राइसम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और बोलिए। और बोलिए। कोमल जी, वीडियो भी बंद, जबान भी बंद। बोलो कोमल जी। ओ वाओ, कोमल इज सिटिंग एट हर फेवरेट प्लेस। एट द टॉप ऑफ इट इज ए डॉल। कोमल ने ध्यान से देखा, उसके पीछे एक डॉल रखी हुई है। कोमल, क्या रखा है ये? आपके बेड पे पीछे क्या रखा है? डॉल? कोमल जी सुनाई दे रहा है? Yes, sir. आपके पीछे डॉल रखी है, क्या रखा है ये? हाँ? आवाज बंद है आपकी। तो ये भी एक सोशल कॉन्सिक्वेंस था। किसानी घरों में जब 2 पैसे एक्स्ट्रा आए तो उस पैसे को रिक्रिएशनल, सोशल और उत्सव, फेस्टिवल, इन सब के लिए भी प्रयोग में लाया गया। ठीक है जी आंचल जी। और बताओ, कोई और क्वेश्चन आंचल जी? फिर अभी तो यही, हाँ, अभी तो सिर्फ पेड होता है। ओके। तो हमने कल क्या कवर किया था जिसको हमें आगे लेके जाना है? कोमल जी आप फॉलो कर रहे हैं लेक्चर्स को? सर्कल वाला नहीं हुआ। नो प्रॉब्लम। तो हमने कल वर्किंग क्लास से पहले जितने भी आइडिया होते हैं वो हमने कवर कर लिए। अब अगर हम सोशियोलॉजी के एंगल से वर्किंग क्लास को बोले तो वर्किंग क्लास का जो हमें इंडिया में समझना है, हमें समझना है स्ट्रक्चर क्या है, ग्रोथ क्या है उसकी, और मोबिलाइजेशन क्या है।
वर्किंग क्लास का स्ट्रक्चर, ग्रोथ और मोबिलाइजेशन। मुझे बोलते ही फिर से हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर याद आ जाते हैं। उसके अंदर WPI, CPI और बाकी भी जैसे NSSO और NFHS और बाकी भी जो सर्वे होते हैं MSME, ये सारे सर्वे जो हैं हमें दर्शाते हैं कि वर्किंग क्लास की पोजीशन क्या है। जितनी भी स्कीम आई हुई हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे फिर वो आपका EPF की स्कीम्स हो, सभी हमें वर्किंग क्लास का नजरिया देती हैं। एक दिन मैं इंस्टीट्यूट के साथ ऐसा भी कर सकता हूं कि एक लेबर क्लास को क्या हो रहा है लेबर क्लास में, उसको समझाने के लिए एक लेक्चर रख दें किसी ऑफिसर का, किसी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का लेक्चर रखना चाहते हो आप? गहरा सन्नाटा। Yes, sir. हाँ कोमल जी। सर एक बार रिपीट कर देना, मुझे सुनाई नहीं पड़ा। हाँ आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी सर, एक बार दोबारा रिपीट कर दो आपने क्या। दोबारा रिपीट करें, ओके। एक लेक्चर रख देंगे किसी ऑफिसर का जो लेबर और वर्किंग क्लास की जो स्कीम्स हैं वो आपको समझाएं, बताएं कि देश में हो क्या रहा है, अफसर बनने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है जो उनके पास है। ठीक है, चाहते हो आप ऐसा कोमल जी? अच्छा सर। हाँ सर। हाँ, यस सर। कब रखा जाए? कभी भी रखो, मतलब तुम्हारे पेपरों के बीच में भी रख दें? बस ट्यूसडे को मत रखना सर। ओ माय गॉड, वही तो पूछ रहे थे, बाद में क्यों कह रही हो? क्यों, हनुमान जी का दिन होता है? नहीं सर, मेरा एग्जाम है सर। ओ माय गॉड, ओके। मैंने सोचा आप मंडे और ट्यूसडे को मत रखना। ठीक है, नहीं रखेंगे, मंडे ट्यूसडे को नहीं रखेंगे, जब आप बोलोगे उसके बाद ही रखेंगे। इंस्टीट्यूट में पहले हम थोड़ा प्रमोट करेंगे और ऑनलाइन लेक्चर होगा, वो वेबिनार। तो वर्किंग क्लास को डिफाइन किया गया है कि वर्किंग क्लास ना तो प्रॉपर्टी होगी, ना उसके पास पैसा होगा इतना, समझे, और ना उसके पास रिसोर्सेज होंगे। दैट विल बी नोन एज वर्किंग क्लास। मतलब एक डेफिनेशन है, पहले हम अगर उसको याद कर लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। हर आंसर का यही रूल है, अगर आप बेसिक्स याद कर लेते हो तो काम हो जाता है। एक बार पढ़िए जो मैंने लिखा है, so that we can understand and move further. ठीक है, अब वर्कर का बात की जाए, जैसे मानेसर में भी केस उसमें हुआ था, मोबिलाइजेशन की बात की जाए तो वर्कर के बिना मोबिलाइजेशन के उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। तो हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इवन कॉर्पोरेट सेक्टर वर्कर मोबिलाइजेशन के लिए क्या कर रहा है। क्या वर्कर मोबिलाइजेशन देश के विकास में सहायक है?
ऐसा हमें सोचना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर फॉर देयर अपलिफ्टेड एंड मैनेजमेंट। तो मोबिलाइजेशन क्या हो गया, वर्कर मोबिलाइजेशन क्या हो गया, जो मैंने अभी आपको बताया वर्कर मोबिलाइजेशन हो गया। ठीक है। अब सोचना यह है कि क्या इंडिया में ट्रेड यूनियंस हैं। इंडिया में ट्रेड यूनियंस हैं तो आपको उनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड कौन सी ट्रेड यूनियन है। जब कोई कानून आता है या जब बात होती है कि ऑनलाइन ट्रेड को रोका जाए या कम किया जाए, या बात होती है कि किसी देश के साथ किसी प्रकार का वो ना किया जाए, करार ना किया जाए, उनके साथ किसी प्रकार का कोई वो एग्रीमेंट ना किया जाए, तो क्या वर्कर्स उसके प्रोटेस्ट में या उसके सपोर्ट में खड़े होते हैं? यदि ऐसा आपको समझ में आता है तो उसको हम कहते हैं कि ट्रेड यूनियंस का रोल क्या है। जैसे अभी जब 3 कानून, कृषि कानून की बात हुई थी, उसमें जो है पेजेंट यूनियंस भी थे, लेकिन इनडायरेक्टली ट्रेड यूनियंस का भी रोल था। वो सरकार को प्रेशराइज करते हैं, वो सरकार को कोऑर्डिनेट और कम्युनिकेट करने की बात करते हैं, वो वर्कर वेलफेयर की बात करते हैं। क्योंकि ये भी एक ऑर्गेनाइज तरीका है। ट्रक से लेकर, बीजों से लेकर, इवन वर्कर्स तक सबका एक कार्टेल बना हुआ है। लेकिन अब मॉडर्न वर्किंग सिस्टम आ गया, मैं कहता हूं एक फैक्ट्री सिस्टम आ गया। फैक्ट्री सिस्टम आ गया तो उसमें जो है काम होने लगा। कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हमने पढ़ा है ना कार्ल मार्क्स में, पूरा का पूरा है। कोमल जी रिवाइज किया था। यानी फैक्ट्री सिस्टम बढ़ता चला गया, साथ में वर्किंग क्लास भी बढ़ती चली गई। दोनों चीजें साथ में ग्रो हुई हैं, फैक्ट्री सिस्टम भी और वर्किंग क्लास भी। इंडिया में भी ऐसा ही हुआ। इंडिया में वर्किंग क्लास बढ़ती चली गई, फैक्ट्री सिस्टम बढ़ा, बट लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया वो उस तरीके से नहीं हुआ। ठीक है ना, ये हमारे समझने की बात है। फिर अब अगर हम बात करें इवोल्यूशन की, तो पहला फेज था फॉर्मेटिव फेज। फॉर्मेटिव फेज का मतलब ब्रिटिश के टाइम पे जो है फैक्ट्रीज जो आई, दे हैड ए सर्टेन पैटर्न, और वो पैटर्न इंडिया के फेवर का नहीं था। वो फोर्स इंट्रूजन था। ब्रिटिश का क्या था? फोर्स इंट्रूजन। फेज आए एक तरीके से आप कह सकते हैं, यानी जिसने मिलियंस ऑफ आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन को रूइन कर दिया। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि ब्रिटिश इधर आते हैं फर्स्ट फेज में, जिसे हम फेज ऑफ प्लंडर कहते हैं। फोर्स इंट्रूजन का हम क्या कहते हैं? फेज ऑफ प्लंडर। क्या होता है प्लंडर, कोमल जी? अरे कोमल जी बोलो। याद ओके कोमल जी, नो प्रॉब्लम। सर लूटना होता है शायद।
क्या बोल रही है? यार सर लूट होता है, ऐसे तो प्लंडर का नहीं। प्लंडर का क्या होता है? लूटना सर। लूटना। गूगल किया है क्या? नहीं सर। इतनी देर क्यों लगाई फिर? तो लूटा गया। बंगाल का जो इन्वेजन हाँ हुआ, सर, मुझे इसका नहीं पता। बंगाल का जो इन्वेजन था ब्रिटिश का, जो एक तरीके से जिसे वो कहती है पीसफुल ट्रांसफर था, वो सारा क्या था? लूटना ही है वो। क्या है वो? लूटना। ठीक है, समझिए बात को। फर्स्ट जनरेशन ऑफ फैक्ट्री वर्कर जो है कहां से आएंगे? बताओ कहां से आएंगे? बताओ कोमल। स्टेट बताना है सर। हैं? क्या बताना है सर? स्टेट। अरे यार, पहला जो बनेंगे फैक्ट्री करने वाले, खेड़ा। नहीं 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 मैडम, खेड़ा तो ठीक है, खेड़ा तो महात्मा गांधी के टाइम की बात हो रही है, ये वो सत्याग्रह है। लेकिन मैं कहना चाह रहा था कि फैक्ट्री वर्कर इन जनरल कहाँ से आएंगे? गांव से आएंगे। वो कौन से गांव से आएंगे? जो गांव जहाँ पर कुछ है नहीं करने को, जहाँ पर सूखा है, जहाँ पर चार पैसे का भी जुगाड़ नहीं है। पहला सेक्शन तो वही आएगा। तो कानपुर, अहमदाबाद, सब जगह फैक्ट्रियां, यानी हंगर जो थी, यानी फैक्ट्री वर्किंग ग्रुप कहाँ से आ रहा है? बुकनन के वर्ड्स में बुकनन साहब ने बोला कि फैक्ट्री जो काम करने आ रहे हैं वो गांव से आ रहे हैं, खेतों से आ रहे हैं वो। क्योंकि खेत में भूख शांत नहीं हुई, तो वो कहाँ है? वो है कोमल जी। फैक्ट्री। हाँ, फैक्ट्री में आए। अगर मान लो खेती से काम हो जाता तो वहां से नहीं आते वो। क्यों आते फिर वो फैक्ट्री में? मजदूर बनने क्यों आते? प्रेमचंद का गोदान पढ़िए, पढ़ा है किसी ने? स्टार्ट किया था सर, पर कंप्लीट नहीं। पर ओ, कंप्लीट करूंगी सर, कब? एग्जाम के बाद पक्का, ये तो सोच रखा है। ओ तरह की बात। थैंक यू। तो वर्किंग क्लास जो है वो लोअर कास्ट से बिलोंग करेगी। तेली होंगे, बागड़ी होंगे, मोची होंगे, बैरागी होंगे, ये सारी ट्राइब्स के लोग आएंगे। सेल्फ मोबिलाइजेशन, अपने आप आ रहे हैं ये। इनको लाने के लिए शुरू में दलाल नहीं चाहिए। हिंदी मूवीज में जैसा दिखाया जाता है कि दलाल दलाल नहीं चाहिए। सेल्फ मोबिलाइजेशन, आप समझे? सेल्फ मोबिलाइजेशन से आएंगे, प्लांटेशन में आएंगे, माइंस में आएंगे। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा? वर्किंग क्लास बननी शुरू होगी, कंसंट्रेशन हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ वर्किंग क्लास उस एरिया में जहां पे फैक्ट्रीज होंगी। यानी जो गैप था, जो गैप है ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्री को को तोड़ने का, और जो गैप जो है भरना है, गैप को भरना है। यानी कि जो हमारी ट्रेडिशनल फैक्ट्री, ट्रेडिशनल हमारी इंडस्ट्रीज थी, वो खत्म हो रही हैं और उसकी जगह लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो इन सब में भी 2-3 जनरेशन का टाइम लगेगा। क्या इस गैप को पूरा करने में 2-3 टाइम लगेगा। जनरेशन का टाइम लगेगा? आप कैसा? वो टाइम अब कम हो गया है आज की डेट में। वो टाइम क्या हो गया है? कम हो गया है। लेकिन अब फैक्ट्री कल्चर भी जो है वो नुकसानदेह कर चुका है जो करना था। यानी कि जो क्राफ्ट्समैन है वो अपने स्किल छोड़ देंगे। अब अमेजन पे ही सब कुछ मिलेगा, तो हाथ से चीज क्यों बनाएगा कोई? हैं? बताओ। जब मशीनें बना देंगी, भाई रोटी अगर मशीन से बनेगी
खाना बनाना बंद। बर्तन धुलने का डिश वॉशर तो आ चुका है हिंदुस्तान में, शहरों में है वो तो, हर घर में है, शहरों में, बड़े बड़े शहरों में है, जहां पर हाइजीन का अभी तक इतना कीड़ा नहीं है, वो तो मशीनों में घुस गए हैं। 20% भारत के पास वॉशिंग मशीन भी आ चुकी है, ओनली 20%। लेकिन सुनने में लगता है हर घर में, लेकिन सिर्फ 20% घरों में है। मैंने बताया भी था आपको पहले। बोलने की बात है कि मॉडर्निटी आ गई, पर मॉडर्निटी ऐसे नहीं आती। तो इस बात को समझिए, ये डेटा और फैक्ट लेके आइए। 1 रूम सेट घर भी नहीं है, कमरा है सिर्फ, सेट तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो है, और जब उनका वही नहीं होगा, उनके इरादों को कोई रास्ता नहीं दिखाएगा, देन ओनली बाय 1920s चीजें बदलेंगी। अगर मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूं, मॉडर्न इंडिया के कुछ एग्जांपल दे सकता हूं मैं। हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन खैर सोशियोलॉजी में भी पढ़ना उसका पार्ट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे शशि, अगर आप बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें भी आपको मिलेगा। शशिपदा बनर्जी का एग्जाम्पल है, मैंने अनसरकारी पे कुछ वीडियोस भी बना के डाले हुए हैं, उससे रिलेटेड आप देख सकते हो। शशिपदा बनर्जी की बात हो रही है, उन्होंने जो है सबसे पहले जो एक्टिविटी स्टार्ट की, फिर LM लोखंडे साहब ने भी स्टार्ट की। ये सब के सब लोग जो हैं, मैं नाम लिख देता हूँ इनके ताकि आपको एक रिवीजन हो जाए। पर ये नाम कॉमन है, कॉमन का मतलब है हमें पता होने चाहिए। भाई लिखा क्यों नहीं जाता? शशिपदा बनर्जी, आप गूगल कर लीजिएगा। हाँ, बीबी वाडिया साहब भी हैं। NM लोखंडे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है NM लोखंडे साहब का भी। उन्होंने क्या बनाया था? बॉम्बे मिल्स एंड एसोसिएशन बनाया था उन्होंने। ब्रह्मो समाज ने भी एक्टिविटीज की थी, ब्रह्मो समाज ने भी बनाया था, तिलक ने भी बनाया था। तिलक तिलक बाल गंगाधर तिलक साहब ने, उन्होंने भी बनाया था बॉम्बे मिल हैंड्स डिफेंस एसोसिएशन 1918 में। ओ सॉरी, 18 में तो कैसे बनाएंगे, 18 में तो बहुत लेट हो जाएगा। 1908 या 10 के आसपास उन्होंने बनाया था। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, उसमें आपको थोड़ा क्रिटिकली सोचना है। उसमें अगर एग्जाम आपसे पास पूछता तो इसमें फीमेल तो फिर भी नहीं है, समझे? फीमेल का ना तो कोई रोल है, ना कोई हो रहा है कुछ। बंगाल,
तिलक ने क्या बनाया? बॉम्बे मिल्स हैंड डिफेंस एसोसिएशन 1908 में बनाया उन्होंने। लेकिन पहला ट्रेड यूनियन जो हम बोलते हैं वो बीपी वाडिया साहब ने किया, उन्होंने मदद की, जो मेंबर थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के। समझ आई बात? ऐसे ही फिर आपका बनता जाएगा, आईएलओ भी 1990 तक बन जाता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी बन जाती है, उसके बारे में आप पढ़िएगा, 1920 में बनी है वो। गांधी जी ने भी बनाई थी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। इसके डिटेल देखिए, तिलक इसमें जुड़े थे, लाला लाजपत राय जुड़े थे, सब इनडायरेक्टली थे। फिर आपका, लेकिन अगर हम वो बात करें तो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट आया था 1926 में, और ये तो प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है, सोशियोलॉजी का तो खैर पार्ट है ही। किस तरीके से रिप्रेसिव लॉज लेके आए थे और ट्रेड यूनियन को खत्म करने की बातें, खत्म मतलब ट्रेड यूनियन होंगी लेकिन वर्कर्स का कोई रोल नहीं होगा मैनेजमेंट। स्ट्राइक पे आप ऐसे ही नहीं जा सकते, आप उसके प्रोविजन पढ़ोगे आपको साफ साफ समझ में आएगा। तो उन्होंने क्या बोला ब्रिटिश ने? स्टेबल ट्रेड यूनियन बनाने के लिए, कम्युनिस्ट आइडियाज को सप्रेस करने के लिए। और हमें मालूम है ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसकी वजह से हमारे वर्कर्स पे ही फर्क पड़ा, नेशनल मूवमेंट में भी वर्कर्स का बहुत ज्यादा योगदान था। तो ये सारे के सारे आइडियाज, ठीक है ना, सारे के सारे आइडियाज, सारे के सारे जो हैं वैल्यूज, इनसे हमें पता लगता है कि चीजें किस डायरेक्शन में हो रही थी, ये चीजें कैसे होनी चाहिए। ऐसे ही पोस्ट वर्ल्ड वॉर फेज भी है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? इंडियन वर्किंग क्लास जो है वो हाईली ऑर्गेनाइज क्लास बन गई, हाईली ऑर्गेनाइज क्लास बन गई, जो क्लास जो है अपने राइट्स को लेके कॉन्शियसनेस है, जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बॉम्बे की वर्किंग क्लास वाज द ओनली फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड जो स्ट्राइक के ऊपर गई थी। सोचो, आज भी आप स्टडी कर सकते हो डब्बा वालाज, बॉम्बे में डब्बा वालाज होते हैं, लाखों लोगों का टिफिन जाता है, एक डब्बा भी गलत नहीं जाता। ब्रिटिश ने भी इसकी केस स्टडी की है, मैनेजमेंट हार्वर्ड से लेकर सब जगह केस स्टडी हुई है। तो डब्बा वालाज एक तरीके से वर्किंग क्लास की पार्ट है। डब्बा वालाज एक तरीके से बॉम्बे का यूनिक सिस्टम है डब्बा वालाज। गूगल करोगे तो बहुत ही अमेजिंग स्टोरीज मिलेंगी। तो ये हो गया आपका वर्किंग क्लास जो इंडिपेंडेंस से सर पहले। इनका काम क्या होता है डब्बा वाला इसका? हाँ, सर ये काम क्या करते हैं डब्बा वाला? लंच पहुंचाते हैं ये पूरे बॉम्बे में, समझे? हजारों लाखों डब्बे एक साथ टाइम पे वहीं पहुंचाने हैं, हर घर से जहां जहां से टिफिन जाना चाहिए, और एक भी डब्बा रॉन्ग नहीं जाता, एक भी डब्बा। कल्चर है वहां का। तो इसीलिए जो है, हमने जब इंडिपेंडेंस के बाद लॉज लेके आए हम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया, उसके बाद जो है ट्रेड यूनियन बिल आया, ठीक है ना, ये सारी चीजें आई, और इनसे जो है चीजें निकली, चीजें बढ़ी। फिर उसके बाद जो है 5 ईयर प्लान्स आए। आप लगा लो कि प्री प्री लिबरलाइजेशन ईरा में। फिर उसके बाद जो है लीडरशिप भी आई,
जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन आया, उसको पढ़ो, सेवा नाम है उसका, ईला भट्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमूल को पढ़ो, अमूल की केस स्टडी पढ़ो कि अमूल एक कोऑपरेटिव के तौर पे कैसे राइज हुआ। तो ये पढ़ के आपको कुछ फ्रेश एलिमेंट समझ में आएंगे कि देश में आखिर विकास किस प्रकार हुआ। आईटीसी को देखो, अभी रिसेंटली आईटीसी ने क्या किया है, डिसेबल्ड, डिसेबल्ड क्या मुझे कहना चाहिए डायरेक्टली, जो लोग देख नहीं सकते, उन लोगों को उन्होंने हायर किया है अपने एक फ्रेग्रेंस बिजनेस सेगमेंट के लिए। और उनको ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो महक की शक्ति है, जो सूंघने की शक्ति है, वो और शक्तियों से बहुत ज्यादा है। तो उनको लेकर ट्रेनिंग की जा रही है। ट्रेड यूनियन और वर्कर्स को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके आए। फिर एक गिग इकोनॉमी का हो गया, ठीक है ना। आपका एक सेकंड लेबर कमीशन हुआ था, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी आई थी 2002 में। अब देखो उसको एक बार कि इसका कुछ हुआ, आज की डेट में तो कोई कमेटी आई नहीं रही है, अब तो गिग इकोनॉमी आ गई है। क्या आ गया है अभी, गिग इकोनॉमी, यानी कि इनफॉर्मल इकोनॉमी आ गई है एक तरीके से, समझे। मेजर डिस्प्यूट सब जो हैं होते हैं तो आर्बिट्रेशन से भी होते हैं वो सॉल्व। बहुत सारे एक्ट आ गए हैं, फैक्ट्री एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, स्किल डेवलपमेंट की बात होने लगी है, एनजीओस का रोल है। तो ये सारा का सारा हमें आज के लेवल के हिसाब से देखना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में जो आप पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो आपको लेके आना पड़ेगा कि भाई कोरोना के बाद, जैसे अब हम बात करते हैं माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स, ठीक है, यूपी जैसे स्टेट ने बना दिया कि वर्कर्स डेटाबेस बनाया उन्होंने, वर्कर्स कमीशन बन रहे हैं। आप सोचो आधार कार्ड जैसी चीज कैसे कर पा रही है, सोचिए आप उसमें कैसे लिंक करके जनधन योजना स्कीम ने क्या किया, इंश्योरेंस के लिए क्या हो रहा है। बात समझ आ रही है मेरी, कोमल जी। यस सर। तो ये सब जब जोड़ोगे ना, तब जाके प्रश्न समझ में आएगा। एक्सटर्नल से फर्क पड़ रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर है तो लेबर पे भी फर्क पड़ रहा है। अब एक और चीज भी शुरू हो गई है, वर्क फ्रॉम होम। उससे पहले जितना होम बेस्ड वर्क है वो अच्छा भी है बुरा भी है। होम बेस्ड वर्क का मतलब बहुत जगह ऐसा हुआ है चाइल्ड लेबर हुआ है और एक्सप्लॉइट हुआ है होम बेस्ड वर्क में। भैया फुटबॉल बनाते हैं लेकिन बच्चे लगाए हुए हैं होम बेस्ड वर्क में, बोथ लीगल एंड इलीगल। तो पूरा ट्रेस करो, पूरी क्रोनोलॉजी ट्रेस करो, किसकी, चाइल्ड लेबर की। कितने अमेंडमेंट आए, क्या हुआ, और उसको एक ट्रेस करके लेके आओ कि चाइल्ड लेबर एक्ट की अभी पोजीशन क्या है, करंट पोजीशन। कैलाश सत्यार्थी जी ने क्या किया, उनको नोबेल प्राइज मिला था, तो क्या भारत की पोजीशन में कोई फर्क है? ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद आप देखो फैसिलिटेटर कैसे बन सकती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या ट्रेनिंग दी जा रही है सीएसआर के तहत? आज की डेट में क्या ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग है वर्कर के लिए?
क्या उसको सेफ्टी गियर है? क्या ILO की इंडिया सिग्नेटरी है? क्या टाइम से वर्कर को पैसा ट्रांसफर RTGS हो रहा है? अब तो जमाने गए ना रजिस्टर पे साइन कराने वाले, अब तनख्वाह सीधा अकाउंट में आएगी। तो ये सारी चीजें आपको लानी पड़ेंगी। आप वही लिखते रहोगे 1960s का आंसर, तो नंबर है कोमल जी? क्या कोमल जी, 1960s के आंसर से नंबर आएंगे? सर इग्नू में जो लिखा है उससे नंबर आएंगे? नहीं। फिर तो इन सारी बातों को आप समझिए। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी की बात कीजिए। सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी में क्या हो रहा है? सोशल सिक्योरिटी एक्ट, इसके लिए मैं एक और सजेशन दूंगा कि आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की वेबसाइट पे जाइए, कुछ नहीं करना है, और PIB को फॉलो करो, बस हो गया, बहुत है। क्या हो रहा है बस उसका ट्रैक रखो। फिर भी समझ ना आए हमसे पूछो, क्योंकि करना आना चाहिए आपको। तो ये सारे एलिमेंट हमें देखने हैं। फिर हम कल बात करते हैं स्लम्स, स्लम का हिंदुस्तान में क्या हुआ है, डिप्रिवेशन एरियाज का क्या हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे हम। और पॉजिटिविटी से देखेंगे DDA, हुडा या तमिलनाडु अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या चेन्नई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन या पुणे अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी या पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने क्या किया है, इसको कल ले लेंगे हम। ये हमारा कवर हो जाएगा, स्लम का कवर हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा, हम जो है पॉलिटिक्स और सोसाइटी पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम पॉलिटिक्स और सोसाइटी में देखते हैं कि नेशन क्या होता है, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, प्रेशर, पॉलिटिकल ग्रुप, इसकी हम एक नए चैप्टर की चर्चा